Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. As we all know for our AMRS exam, हम टीचिंग एप्टीट्यूड डिस्कस कर रहे थे. उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ऑलरेडी पहली क्लासेस में भी हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. आई होप आपने वो क्लासेस देख ली होंगी. अगर नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. सो लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, अ टीचर शुड ऑलवेज बिगिन टीचिंग फ्रॉम, कि एक शिक्षक को हमेशा अध्यापन की शुरुआत किससे करनी चाहिए. अब ऑप्शन क्या क्या है. पहला ऑप्शन जो गिवन है वो है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, यानी कि जटिल से सरल की साइड करनी चाहिए. अगर बात करें कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, इस केस में क्या हो सकता है, जो लर्नर है यानी कि जो बच्चा है वो कंफ्यूज हो सकता है. एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे कि एक साइंस टीचर जिसे 6th क्लास के बच्चे को फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है, तो वो क्लास में उस बच्चे को डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन करती है. बट उस केस में क्या होता है कि जो बच्चा है, जो लर्नर है, वो कंफ्यूज होता है, क्योंकि उस केस में उसे ये नहीं पता कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन क्या है. जब तक उसे नहीं पता तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल हम नहीं जाएंगे. तो ये तो हो गया गलत. दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, तो एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट भी नहीं होगा. अब है थर्ड ऑप्शन कि नोन टू अननोन, कि टीचर को, एक अच्छा टीचर क्या है, वही है जो कहां से शुरुआत करता है, जो हमेशा क्या बताता है कि व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो, पहले वो चीज बताता है जो स्टूडेंट को ऑलरेडी पता है, फिर उसे उस टॉपिक से लिंक करता है और जब आगे उस टॉपिक को कंटिन्यू करता है. तो यानी कि नॉन टू अननोन, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर. तो जो आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा था कि एक शिक्षक को हमेशा अध्यापन की शुरुआत किससे करनी चाहिए. तो किससे करनी चाहिए, वो करनी चाहिए नॉन टू अननोन. इज दैट क्लियर कि एक अच्छा अध्यापक वो ही है जो हमेशा टीचिंग कहां से स्टार्ट करता है, जो टीचिंग हमेशा जो स्टार्ट करता है कि व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नोन एंड देन ग्रेजुअली कनेक्ट इट टू व्हाट दे डू नॉट नो. इज दैट क्लियर. तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. द अफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, ठीक है, कि जो अफेक्टिवनेस है टीचिंग की डिपेंड्स मोस्ट ऑन, कि वो मोस्टली किस पर डिपेंड करती है. तो पहला ऑप्शन है वो टीचर कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करती है, यानी कि शिक्षक का संचार कौशल, या फिर टीचर की क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करती है. थर्ड ऑप्शन है आपका छात्रों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पर डिपेंड करती है, या फिर सिलेबस के टाइप पर डिपेंड करती है. अगर एक जो टीचर है वो वेल क्वालिफाइड है बट वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो उसकी जो टीचिंग है वो क्या होगी, फेल होगी. तो अफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, वो करेगी टीचर के कम्युनिकेशन स्किल पर. तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. थर्ड है द कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव इवोल्यूशन इंक्लूड, ठीक है जी, यानी कि संज्ञानात्मक उद्देश्य मूल्यांकन इवोल्यूशन में शामिल है. आप सभी जानते हैं कि इवोल्यूशन एक सेकंड, इवैल्यूएशन आपको जो याद रखना है सिंपल, इवैल्यूएशन इज इक्वल टू जजमेंट क्राइटेरिया, जजमेंट क्राइटेरिया प्लस डिसीजन मेकिंग. अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं. तो पहला ऑप्शन है रिमेम्बरिंग, यानी कि याद रखना, तो नहीं. जजिंग वैल्यू ऑफ आइडियाज, यस, विचारों के मूल्य को आंकना, और यही क्या होगा सही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है मोस्ट चैलेंजिंग
एस्पेक्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज, कि कक्षा प्रबंधन का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है। ठीक है जी, मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट क्या है? डिसिप्लिन को मेंटेन रखना यानी कि अनुशासन बनाए रखना, दूसरा है सिलेबस को कंप्लीट कराना, थर्ड ऑप्शन है नोट्स देना या फिर अटेंडेंस लेना। पूछा है कि मोस्ट चैलेंजिंग कौन सा है। देखो अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं, टेकिंग अटेंडेंस, तो टेकिंग अटेंडेंस कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो ये तो नहीं है। नोट्स देना भी कोई मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट नहीं है क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए जो मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट है वो क्या है? डिसिप्लिन को मेंटेन रखना। ठीक है जी, तो सिलेबस को कंप्लीट कराना नहीं, डिसिप्लिन को मेंटेन रखना यानी कि अनुशासन बनाए रखना। इस केस में जो आपका ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। इज दैट क्लियर? यानी कि जो ट्रू डिसिप्लिन होता है वो कहां से आता है? इंटरनल आता है, और जो मोटिवेशन और अंडरस्टैंडिंग को क्या करता है? अचीव करता है। इज दैट क्लियर? तो जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनकरेज, कि जो एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम है वो क्या एनकरेज करता है, यानी कि एक लोकतांत्रिक कक्षा प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन देख लेते हैं। टीचर अथॉरिटी यानी कि शिक्षक अधिकार को क्या करती है? एनकरेज करती है। तो शिक्षक अधिकार को, अगर एक टीचर जो है क्या बोलते हैं किसकी तरह काम कर रहा है? एक अथॉरिटी की तरह काम कर रहा है। बेसिकली वो अपना एक लेक्चर देता है और चला जाता है, उस केस में जो है वो डेमोक्रेटिक क्लासरूम नहीं है, जहां पर बच्चा एक्टिव ही नहीं है, बच्चा पैसिव है। अगर बच्चा पैसिव है तो उस केस में जो है वो एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम नहीं है। अब आता है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। यस, कि अगर टीचर के साथ साथ स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन भी है, वो क्वेश्चन कर रहे हैं, उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो स्टूडेंट का अगर पार्टिसिपेशन है, बच्चे की अगर भागीदारी है, तो वो कैसा क्लासरूम है? एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम है। तो जो बी ऑप्शन है ये हमें अभी तक सही लग रहा है। सी देखते हैं, स्ट्रिक्ट कंट्रोल। ठीक है, कि हमें उस चीज पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, तो ये भी गलत। पैसिव लिसनिंग यानी कि निष्क्रिय सुनना, तो ये भी क्या है? गलत है। तो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन जो है ये क्या? ये डेमोक्रेटिक क्लासरूम जो एनकरेज करता है वो बच्चे के पार्टिसिपेशन को, यानी कि छात्र की भागीदारी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 6th क्वेश्चन है आपका, द प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन इन टीचिंग मीन्स, यानी कि अध्यापन में सह संबंध का सिद्धांत का अर्थ है। ठीक है, किसका पूछा है? प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन इन टीचिंग का क्या मतलब है? ठीक है, तो इस केस में जो आपका ए ऑप्शन है वो है लिंकिंग नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, कि विभिन्न विषयों को, ज्ञान को जोड़ना। ठीक है, दूसरा है रिपीटिंग सेम टॉपिक, की एक ही विषय को दोहराना। तो एक ही विषय को दोहराना दैट इज नॉट द करेक्ट। गिविंग आइसोलेटेड फैक्ट्स, अलग अलग तथ्य देना, या फिर प्रायर यानी कि जो पूर्व ज्ञान, जो हमें पहले से ज्ञान है उसे इग्नोर करना। तो हम पूर्व ज्ञान को अगर अनदेखा करते हैं तो ये भी सही नहीं है। तो जो आपका डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। सॉरी, ये भी क्या हो गया आपका? गलत। अब आता है रिपीटिंग सेम टॉपिक, तो ये भी गलत था। अब आते हैं दो ऑप्शन, कि नॉलेज को अलग अलग सब्जेक्ट से जोड़ना या फिर आइसोलेटेड अलग अलग तथ्य देना। तो सिंपल है, विभिन्न विषयों को ज्ञान, लिंकिंग नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी कि विभिन्न विषयों के ज्ञान को जोड़ना। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है, मेन पर्पस ऑफ आस्किंग हाई ऑर्डर क्वेश्चन, कि हाई ऑर्डर क्वेश्चंस को पूछने का मेन पर्पस क्या है? तो पहला है मेमोरी को चेक करना, दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करना, या फिर टाइम को फिल करना, या फिर लर्नर्स में कंफ्यूजन क्रिएट करना। तो जो मेन पर्पस होता है हाई ऑर्डर क्वेश्चंस पूछने का, जिससे जो लर्नर है उसके अंदर क्रिएटिविटी आए, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बढ़े, तो एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग दैट इज द करेक्ट आंसर। जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है जो हाई ऑर्डर क्वेश्चन है, बेसिकली ये क्या करते हैं, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये रीजनिंग और क्रिएटिविटी को डेवलप करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है रिफ्लेक्टिव टीचर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इस केस में कि रिफ्लेक्टिव टीचर होता क्या है। तो रिफ्लेक्टिव टीचर एक ऐसा एक वो होता है जो कंटिन्यूअसली क्या करता है, सोचता है टीचिंग के बारे में कि उसने क्या पढ़ाया है, वो अपने टीचिंग प्रोसेस के बारे में क्या करता है, सोचता है, थिंक करता है, यानी कि सोचता है और स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को सोचता है, क्लासरूम का क्या आउटकम्स है उसके बारे में सोचता है, जिससे वो क्या कर सके विद द गोल ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट, की खुद में इंप्रूवमेंट कर सके। तो इस केस में फॉलो टेक्स्ट बुक ब्लाइंडली, कि रिफ्लेक्टिव टीचर जो है वो टेक्स्ट बुक को ब्लाइंडली फॉलो करता है, तो ये तो हो गया गलत। ठीक है जी। रिव्यू ऑन टीचिंग प्रैक्टिस, ठीक है, कि वो अपनी खुद की टीचिंग प्रैक्टिस को क्या करता है, रिव्यू करता है, और यही क्या होता है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती है। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नाइन्थ है द सक्सेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डिपेंड ऑन, कि जो सक्सेस है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की वो किस पर डिपेंड करती है, यानी कि अध्यापन, ठीक है, और अधिगम का जो प्रोसेस की सफलता निर्भर करती है। तो किस पर करेगी, तो पहला ऑप्शन है स्टूडेंट के इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन पर, ठीक है। दूसरा है टीचर के स्ट्रिक्टनेस पर, तो टीचर के स्ट्रिक्टनेस पर तो नहीं करेगी, फ्रीक्वेंट टेस्टिंग पर भी नहीं करेगी, और सिर्फ केवल होमवर्क, तो होमवर्क पे भी केवल नहीं करेगी। तो बेसिकली इस केस में क्या करेगा, स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन। तो जो आपका पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, क्योंकि जो एंगेजमेंट है वो क्या करता है, लीड्स टू मीनिंगफुल लर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th है द टर्म स्कैफोल्डिंग मीन्स, कि जो स्कैफोल्डिंग टर्म्स है यानी कि जो सहारा देना, उसका मतलब क्या है। सिंपल है, स्कैफोल्डिंग आप समझिए ये क्या होती है, टेम्परेरी गाइडेंस है जो लर्नर को हेल्प करती है मूव टूवर्ड इंडिपेंडेंटली। तो बेसिकली ये क्या है, टेम्परेरी हेल्प है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं टेम्परेरी गाइडेंस है। तो पहला ऑप्शन है गिविंग हिंट्स एंड सपोर्ट्स टू लर्नर, कि शिक्षार्थियों को हिंट देना या फिर उन्हें सपोर्ट करना। तो बात तो सही है। टीचिंग फुल कंटेंट डायरेक्टली, कि सारे कंटेंट को एक साथ पढ़ा देना, तो ये तो हो गया गलत। रिपीटेडली टेस्ट देना ये भी गलत, और पनिशमेंट देना ये भी गलत। तो इस केस में जो स्कैफोल्डिंग है बेसिकली ये टेम्परेरी हेल्प है, या टेम्परेरी क्या कह सकते हैं इसको हम, टेम्परेरी हेल्प, और साथ ही साथ ये टेम्परेरी गाइडेंस जो लर्नर को हेल्प करती है इंडिपेंडेंटली मूव करने में। तो गिविंग हिंट्स एंड सपोर्ट टू लर्नर ये क्या हुआ सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब अफेक्टिव टीचिंग, कि कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो सबसे अच्छा डिस्क्राइब कर रही है किसे, अफेक्टिव टीचिंग को। ठीक है, किसे, अफेक्टिव टीचिंग को। तो उस केस में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। तो लेट्स सी, टीचर टॉक स्टूडेंट लिसन, कि जो शिक्षक है वो बात करते हैं और जो बच्चे हैं वो सुन रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वो कैसे है, पैसिव है, एक्टिव नहीं है। ठीक है, एक्टिव नहीं है, क्या है, पैसिव है। और जहां लर्नर पैसिव है तो ये तो हो गया आपका गलत। अब आता है टीचर एंड स्टूडेंट बोथ एक्टिवली पार्टिसिपेट, कि जो टीचर है, जो अध्यापक है, और जो लर्नर है वो एक्टिवली क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो चीजों को अच्छे से सीखेंगे भी। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। थर्ड देख लेते हैं, टीचर जो है वो डोमिनेट डिस्कशन है, कि जो उसने बोल दिया वो सही है। ठीक है, स्टूडेंट ओनली टेक नोट्स, की जो टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट सिर्फ उसके नोट्स ले रहे हैं, बाकी वो कुछ सीख नहीं रहे। तो ये भी गलत। तो इस केस में जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। 12th है कि व्हेन अ टीचर इवेलुएट हर ओन लेसन आफ्टर टीचिंग, कि जो टीचर है, जो व्हेन अ टीचर इवेलुएट, कि वो खुद के लेसन प्लान को जो है
इवेल्युएट करता है आफ्टर टीचिंग, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एक्शन रिसर्च कहते हैं, या सेल्फ इवेल्युएशन कहते हैं, या समेटिव असेसमेंट कहते हैं, या फिर पीयर रिव्यू कहते हैं? उसे हम सेल्फ इवेल्युएशन कहते हैं, क्योंकि जो सेल्फ इवेल्युएशन है वो हेल्प करता है प्रोफेशनल ग्रोथ और सेल्फ इंप्रूवमेंट में। किसमें? प्रोफेशनल ग्रोथ और सेल्फ इंप्रूवमेंट में। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 13 है बेस्ट वे टू हैंडल स्लो लर्नर, कि जो बच्चे देर से सीखते हैं उन्हें हैंडल करने का सही तरीका क्या है? ऑप्शन देखते हैं। पहला है कि उन्हें एक्स्ट्रा अटेंशन देना और रेमेडियल टीचिंग देना, ठीक है। उन्हें पनिश करना, तो पनिश नहीं करेंगे, इग्नोर भी नहीं करेंगे, क्लास को रिपीट भी नहीं करेंगे, उनकी क्लास को रिपीट नहीं कराएंगे। तो सिंपल है कि हम उन्हें एक एक्स्ट्रा टीचिंग देंगे और एक्स्ट्रा अटेंशन देंगे और साथ ही साथ रेमेडियल टीचिंग देंगे। नेक्स्ट देखते हैं 14 क्वेश्चन है इन क्लासरूम कम्युनिकेशन, कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में नॉइस रेफर टू, ये क्या है? साउंड फ्रॉम आउटसाइड, या फिर एनी बैरियर टू अंडरस्टैंडिंग मैसेज, या फिर लाउड वॉइस ऑफ टीचर या स्टूडेंट टॉकिंग। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 15 है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्किल ऑफ अफेक्टिव टीचिंग, कि इनमें से कौन सा अफेक्टिव टीचिंग का स्किल नहीं है? ठीक है जी, अफेक्टिव टीचिंग की स्किल नहीं है। तो लेट्स सी, रीइंफोर्समेंट, क्वेश्चनिंग, लिसनिंग और डिक्टेशन। तो अफेक्टिव टीचिंग, रीइंफोर्समेंट बात सही है, क्वेश्चनिंग करना भी सही है, लिसनिंग और डिक्टेशन। तो जो लिसनिंग है, सिर्फ सुनना, दैट इज नॉट अ अफेक्टिव टीचिंग। डिक्टेशन, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो जो डिक्टेशन है, सॉरी, जो डिक्टेशन है वो क्या है? यहाँ पर मैकेनिकल है, और अफेक्टिव टीचिंग को कम्युनिकेशन और फीडबैक की जरूरत है। तो डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर। 16 है मेन पर्पस ऑफ लेसन प्लानिंग, कि लेसन प्लानिंग का मेन पर्पस क्या है? तो पहला है फुलफिल एडमिनिस्ट्रेटिव नीड, कि एडमिनिस्ट्रेटिव नीड को फुलफिल करना, ऑर्गेनाइज टीचिंग सिस्टमेटिकली, कि उन्हें टीचिंग को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना, स्टूडेंट को इम्प्रेस करना, या फिर टीचर के वर्क को रिड्यूस करना। तो सिंपल है, लेसन प्लानिंग का जो मेन पर्पस होता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग सिस्टमेटिकली, कि टीचिंग को सिस्टमेटिकली क्या करें? ऑर्गेनाइज करें। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द अफेक्टिव डोमेन, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो अफेक्टिव डोमेन को बेस्ट रिप्रेजेंट करता है? तो अफेक्टिव डोमेन्स जो है वो किसके बारे में डील करता है? फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, वैल्यू। फीलिंग्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। तो पहला है अंडरस्टैंडिंग फॉर्मूला, कि फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करना नहीं, एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन है अ टीचर रोल इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, की एक टीचर का रोल क्या है संरचनावादी क्लासरूम में? अथॉरिटी फिगर, तो अथॉरिटी फिगर नहीं है। को लर्नर एंड फैसिलिटेटर, नॉलेज ट्रांसमीटर, कि सिर्फ नॉलेज ही ट्रांसमिट करना, तो ये भी हो गया गलत। सॉल्व इवेल्युएटर भी नहीं है, को लर्नर एंड फैसिलिटेटर। ओके, नेक्स्ट है 19 है कि विच फैक्टर मोस्ट अफेक्ट लर्नर मोटिवेशन, कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जो लर्नर के मोटिवेशन को अफेक्ट करता है? फियर ऑफ पनिशमेंट, यानी कि सजा का डर, ठीक है, इंटरेस्ट एंड गोल क्लैरिटी, रुचि और लक्ष्य स्पष्टता, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, या फिर लॉन्ग लेक्चर, कि इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो लर्नर के मोटिवेशन को क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो सिंपल है, इंटरेस्ट और जो गोल क्लैरिटी है ये लर्नर के मोटिवेशन को क्या करता है? अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इवेल्युएशन बिकम ऑथेंटिक, की जो इवेल्युएशन है वो ऑथेंटिक, प्रमाणिक होता है जब इफ टेस्ट रियल लाइफ एप्लीकेशन, ठीक है, यह वास्तविक जीवन के अनुप्रयोग
का परीक्षण करता है, या फिर मेमोरी को चेक करता है, या फिर ये ईयरली कंडक्ट होता है, या फिर इट हैज ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सिंपल है, इट टेस्ट रियल लाइफ एप्लीकेशन। तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे 20 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।